एक BMW चमचमाती हुई, बिल्कुल नई, कीमत पूरे $80,000, अभी अभी डीलरशिप से निकली थी। मालिक का चेहरा खुशी से चमक रहा था क्योंकि आखिरकार उसे उसकी सपनों की गाड़ी मिल गई थी। उसने गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी की, एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और फिर आराम से घर चला गया। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। जिस जगह रात को BMW खड़ी थी, वहां अब सिर्फ खाली जगह थी। गाड़ी गायब थी। मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। समझ ही नहीं आया कि यह हुआ कैसे। तुरंत पुलिस को फोन किया गया, शिकायत दर्ज हुई और जांच शुरू हो गई। पुलिस ने आसपास लगे कैमरे चेक किए, हर एंगल से फुटेज देखी गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं कुछ भी नहीं दिखा। ना शीशा टूटा था, ना कोई लाख तोड़ने का औजार था, ना ही कोई ऐसा सबूत की जिससे कोई निशान मिले। सब कुछ इतना साफ था कि साफ समझ आ रहा था यह काम किसी आम चोर का नहीं था, यह पूरा प्रोफेशनल काम था। और अब यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। यह सिर्फ एक गाड़ी का मामला नहीं था। ऐसी हजारों लग्जरी गाड़ियां हर रोज गायब हो रही थीं। BMW, मर्सिडीज, लेक्सस, पोर्श, जो भी महंगी गाड़ी आप सोच सकते हो, वो चोरी हो रही थी, हर दिन, लगातार। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चोर इतना होशियार था कि 15 साल तक पुलिस उसे छू तक नहीं पाई। हर रोज करीब 30 गाड़ियां चोरी होती थीं। सोचिए, 30 गाड़ियां हर दिन, और फिर भी कोई पकड़ा नहीं गया। कुल नुकसान था करीब $90 मिलियन। हाँ, $90 मिलियन अगर इसे आज के हिसाब से देखा जाए तो उसने पूरे 15 सालों में 800 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां चुराई थी। सिर्फ गाड़ियां चुराकर इतना पैसा? अब सवाल उठता है कि यह आदमी आखिर था कौन? इतना बड़ा खेल उसने कैसे खेला? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी वो कौन सी सीक्रेट तकनीक थी जिसने पूरी सिस्टम को बेवकूफ बना दिया? यही जानने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। यह कहानी है बिल डालिबोर की, एक साधारण सा मैकेनिक जो आगे चलकर नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा गाड़ी चोरी का मास्टरमाइंड बन गया। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे का सफर और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। उस समय नॉर्थ अमेरिका में लग्जरी गाड़ियों की डिमांड आसमान छू रही थी। BMW, मर्सिडीज, लेक्सस, ये सिर्फ गाड़ियां नहीं थीं, ये स्टेटस की निशानी थी। और जहां डिमांड होती है, वहां क्राइम भी अपने आप होने लगता है। उस समय गाड़ी चोरी का धंधा इतना बढ़ चुका था कि ये एक बड़ा संकट बन गया था। हर साल लाखों डॉलर की गाड़ियां चोरी हो रही थीं। इंश्योरेंस कंपनियां परेशान थीं, गाड़ी मालिक डरे हुए थे और पुलिस लगभग हार मान चुकी थी। तब ऑटोमोबाइल कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियों ने मिलकर फैसला किया कि अब बहुत हो गया। अब लग्जरी गाड़ियों को हर हाल में सुरक्षित करना होगा। यहीं से शुरू हुई टेक्नोलॉजी की दौड़। हर नई महंगी गाड़ी में कंप्यूटर से चलने वाली चाबियां, एनक्रिप्टेड सिस्टम, एडवांस अलार्म, इंजन इमोबिलाइजर और GPS ट्रैकिंग जैसी चीजें आने लगीं। साधारण शब्दों में कहें तो अब गाड़ी चुराना लगभग नामुमकिन हो गया था, या कम से कम सबको ऐसा ही लग रहा था। लेकिन टोरंटो, कनाडा में एक आदमी बैठा था जिसने ये सब देखकर बस इतना कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। उस आदमी का नाम था बिल डालिबोर। इंडियन मूल का ये इंसान कोई सड़क छाप अपराधी नहीं था। ये वो आदमी नहीं था जो रात को शीशा तोड़कर गाड़ी लेकर भाग जाए। बिल एक स्किल्ड मैकेनिक था, कार बॉडी वर्क का एक्सपर्ट। उसे गाड़ी के हर नट बोल्ट की जानकारी थी। इंजन कैसे चलता है, कार का कंप्यूटर कैसे काम करता है, VIN नंबर क्या होता है, उसे सब पता था। बिल का सीक्रेट वेपन कोई मशीन नहीं थी, ना कोई सुपर टेक्नोलॉजी और ना ही कोई अजीब सा टूल। उसका असली सीक्रेट वेपन था एक इंसान जिसका नाम था क्लॉड एलार्गी। ये नाम उस दुनिया में बहुत बड़ा था जहां गाड़ियां चोरी होती थीं। एडवांस अलार्म सिस्टम हो तो वो उसे क्रैक कर देता था, इंजन इमोबिलाइजर हो तो बायपास कर देता था, और कंप्यूटराइज्ड लॉक हो तो कुछ ही मिनटों में खोल देता था। बिल को बिल्कुल ऐसा ही आदमी चाहिए था और उसने क्लॉड को हायर कर लिया, जाहिर है अच्छे पैसे देकर। डील बहुत सिंपल थी। बिल बताएगा कि कौन सी गाड़ी चाहिए, क्लॉड जाकर वो गाड़ी चुरा लाएगा और गाड़ी के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। एक परफेक्ट पार्टनरशिप, दो शातिर दिमागों का खतरनाक कॉम्बिनेशन। लेकिन सिर्फ गाड़ी चुरा लेना ही काफी नहीं था। असली परेशानी तो उसके बाद शुरू होती थी। सोचो, आपने एक BMW चुरा ली, अब क्या करोगे?
सीधे जाकर बेच दोगे? पुलिस कुछ घंटों में पकड़ लेगी। हर लग्जरी गाड़ी की एक यूनिक पहचान होती है, जिसे VIN नंबर कहते हैं। यह 17 अंकों का एक कोड होता है जो फैक्ट्री में ही दिया जाता है। हर गाड़ी का VIN अलग होता है, बिल्कुल इंसान की उंगलियों के निशान की तरह। इसी VIN से पता चलता है कि गाड़ी कब बनी, कौन सा मॉडल है, पहला मालिक कौन था, इंश्योरेंस क्या है और पुलिस रिकॉर्ड में उसकी एंट्री क्या है। मतलब साफ था, अगर चोरी की गाड़ी का VIN नंबर चेक हुआ और डेटाबेस में वो चोरी की दिख गई तो खेल खत्म। बिल ये बात बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए उसने तय किया कि VIN नंबर बदलना ही पड़ेगा। अब सवाल था, ये होगा कैसे? यहीं पर बिल ने अपनी असली चाल चली। एक दिन वो अपने लोकल स्क्रैप यार्ड गया। वहां उसे एक BMW दिखी, बिल्कुल उसी मॉडल की जैसी उसे चाहिए थी। लेकिन यह गाड़ी एक भयानक एक्सीडेंट में पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इंश्योरेंस कंपनी इसे टोटल खत्म घोषित कर चुकी थी, यानी यह गाड़ी अब कभी सड़क पर नहीं चलने वाली थी। आम आदमी के लिए यह सिर्फ कबाड़ थी, लेकिन बिल के लिए यह सोने की खान थी। उसे गाड़ी नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था उस गाड़ी का VIN नंबर। उसने बहुत कम दाम में वो कबाड़ BMW खरीद ली। अब उसके पास एक ऐसा लीगल VIN नंबर था जो कागजों में पूरी तरह सही था, लेकिन जिसकी असली गाड़ी अब मौजूद ही नहीं थी। अब पूरा प्लान तैयार था। क्लॉड गाड़ी चुराने के लिए तैयार था। एक क्लीन और लीगल VIN नंबर मिल चुका था और बिल की वर्कशॉप तैयार थी गाड़ी को बदलने के लिए। अब बस जरूरत थी एक परफेक्ट टारगेट की। बिल ने क्लॉड से कहा, मुझे एक BMW चाहिए, बिल्कुल उसी मॉडल की जिसका VIN मुझे स्क्रैप यार्ड से मिला है। क्लॉड ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ लो काम हो गया। और फिर एक रात क्लॉड अपने मिशन पर निकल पड़ा। टारगेट था एक अमीर इलाका जहां लोग अपनी महंगी गाड़ियां ड्राइववे में खड़ी करके निश्चिंत होकर सो जाते थे। उन्हें लगता था कि उनके इलाके में चोरी नहीं होती। रात के करीब 2 बजे थे, सड़कें खाली थीं, सब लोग सो रहे थे और वही गाड़ी ड्राइववे में खड़ी थी, एक चमचमाती BMW, बिल्कुल परफेक्ट हालत में। क्लॉड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी के पास पहुंचा जैसे वो अपनी ही गाड़ी हो। उसने सबसे पहले एक खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाली। मॉडर्न गाड़ियों में कीलेस एंट्री सिस्टम होता है। मालिक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की होती है और जैसे ही वो गाड़ी के पास आता है, गाड़ी अपने आप खुल जाती है। क्लॉड की डिवाइस उस सिग्नल को कॉपी कर लेती थी। उसने डिवाइस गाड़ी के पास रखी और क्लिक, दरवाजे अनलॉक हो गए। अब बारी थी अलार्म सिस्टम की, लेकिन यह भी क्लॉड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने डैशबोर्ड के नीचे हाथ डाला, थोड़ी वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की और अलार्म सिस्टम बंद। पूरा काम मुश्किल से 2 मिनट में हो गया। अब सबसे मुश्किल हिस्सा था इंजन इमोबिलाइजर। यह सिस्टम तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होने देता जब तक सही चाबी न हो। लेकिन क्लॉड कोई साधारण चोर नहीं था। उसने एक डायग्नोस्टिक लैपटॉप निकाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा कार डीलरशिप में इस्तेमाल होता है। इस लैपटॉप को उसने गाड़ी के OBD पोर्ट से जोड़ा और सीधे गाड़ी के कंप्यूटर सिस्टम में घुस गया। कुछ कमांड दिए गए, थोड़ी रिप्रोग्रामिंग हुई और इमोबिलाइजर भी डिसेबल हो गया। अब क्लॉड ने ब्लैक मार्केट से मिली मास्टर कीज में से एक चाबी डाली, घुमाया और इंजन स्टार्ट हो गया। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। जैसे ही क्लॉड गाड़ी को ड्राइववे से रिवर्स कर रहा था, अचानक सामने से हेडलाइट्स दिखाई दी। पुलिस की पेट्रोल कार। एक पल के लिए क्लॉड का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलाना जारी रखा, जैसे ये उसकी अपनी गाड़ी हो। पुलिस कार पास से गुजरी। ऑफिसर ने देखा भी, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं लगा। आखिर एक BMW थी। देर रात ड्राइव करना कोई अपराध नहीं। पुलिस आगे निकल गई। क्लॉड ने राहत की लंबी सांस ली और शांति से गाड़ी लेकर बिल की वर्कशॉप पहुंच गया। मिशन पूरी तरह सफल था। जब क्लॉड चोरी की गाड़ी लेकर पहुंचा, बिल पहले से तैयार बैठा था। बाहर से यह जगह एक आम सी कार रिपेयर शॉप लगती थी, लेकिन अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। पीछे के कमरे में खास टूल्स थे, कंप्यूटर थे, VIN प्लेट्स थीं और फर्जी कागजात तैयार पड़े थे। बिल ने गाड़ी को ध्यान से देखा, जांच की और बोला, परफेक्ट। अब शुरू होता है असली काम। अब उसके सामने सबसे जरूरी टास्क था इस चोरी की गाड़ी को एक लीगल गाड़ी में बदलना, और यह काम बहुत नाजुक था, बहुत टाइम लेने वाला था। सबसे पहला स्टेप था गाड़ी से सारे VIN नंबर हटाना। लोग सोचते हैं कि VIN नंबर सिर्फ एक जगह होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कई जगह छिपा होता है।
बिल को ये सारी जगहें पता थीं। उसने बहुत सावधानी से हर एक वीआईएन नंबर को हटाया, कहीं ग्राइंडिंग की, कहीं छीलना पड़ा। एक भी नंबर अगर बच जाता तो पूरा प्लान बर्बाद हो सकता था। इस काम में पूरे 6 से 7 घंटे लगे। आखिरकार गाड़ी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन अब असली जादू शुरू होने वाला था। अब बिल को इस गाड़ी को एक नई पहचान देनी थी, एक ऐसी पहचान जो हर जांच में असली लगे। आपको याद है वो स्क्रैपयार्ड में खड़ी टूटी हुई BMW जिसे बिल ने पहले ही खरीद लिया था, जिसका वीआईएन नंबर बिल ने पहले ही हासिल कर लिया था। अब वही वीआईएन नंबर इस चोरी की गाड़ी की नई पहचान बनने वाला था। लेकिन सिर्फ नंबर लिख देने से काम नहीं चलता था। बिल को फैक्ट्री जैसे असली वीआईएन प्लेट्स और स्टिकर्स भी बनाने थे। ये सब सामान आया ब्लैक मार्केट से। गाड़ी चोरी की दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो नकली वीआईएन प्लेट्स, स्टिकर्स, स्क्रू और हर छोटा बड़ा पार्ट बनाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा। बिल ने डैशबोर्ड के लिए वीआईएन प्लेट, दरवाजे के लिए स्टिकर, सही साइज और डिजाइन के स्क्रू और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट्स ऑर्डर किए। कुछ $1000 खर्च हुए, लेकिन बिल के लिए यह मामूली रकम थी। अब शुरू हुआ इंस्टॉलेशन का काम। पहले विंडशील्ड के नीचे वीआईएन प्लेट लगाई गई, बिल्कुल सही एंगल और सही दूरी पर। फिर दरवाजे पर स्टिकर लगाया गया, ठीक उसी जगह जहां फैक्ट्री में होता है। लेकिन बिल यहीं नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था कि अगर कभी गहरी जांच हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स छिपे हुए वीआईएन लोकेशंस भी ढूंढेंगे। इसलिए इंजन ब्लॉक पर, ट्रंक में, फ्रेम पर और हर उस जगह जहां वीआईएन होना चाहिए, बिल ने बहुत सावधानी से नया वीआईएन उकेरवाया। प्रोफेशनल टूल्स इस्तेमाल किए गए ताकि स्टैंपिंग बिल्कुल फैक्ट्री जैसी लगे। यह काम बहुत नाजुक था। एक छोटी सी गलती और पूरा खेल खत्म। लेकिन बिल एक्सपर्ट था और हर चीज उसने परफेक्ट तरीके से की। खास सॉफ्टवेयर की मदद से, जो आमतौर पर सिर्फ ऑथराइज्ड डीलरशिप्स के पास होता है, बिल ने गाड़ी के कंप्यूटर में नया वीआईएन नंबर डाल दिया। अब कंप्यूटर भी वही वीआईएन दिखा रहा था जो प्लेट्स पर लगा था। गाड़ी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ गाड़ी में वीआईएन बदल देना काफी नहीं था। बिल को लीगल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे। आखिर जब कोई गाड़ी खरीदेगा तो वो रजिस्ट्रेशन, टाइटल और पुराने रिकॉर्ड्स जरूर मांगेगा। अगर कागज नहीं होंगे तो खरीदार को शक होगा। इसलिए बिल ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए। एक बिल ऑफ सेल जिसमें दिखाया गया कि गाड़ी किसी प्राइवेट सेलर से खरीदी गई थी। सेलर का नाम फर्जी था, लेकिन कीमत मार्केट से थोड़ी कम रखी गई थी ताकि बात भरोसेमंद लगे। साथ में पुराने रजिस्ट्रेशन पेपर्स जो दिखाते थे कि गाड़ी पहले किसी और जगह रजिस्टर्ड थी। बिल के बनाए डॉक्यूमेंट्स इतने असली लगते थे कि सरकारी दफ्तरों के क्लर्क भी धोखा खा जाते थे। अब सबसे रिस्की काम था गाड़ी को मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना। बिल खुद कभी नहीं जाता था। वो अपने गैंग के किसी छोटे आदमी को भेजता था। वो आदमी गाड़ी लेकर जाता था, साथ में फेक बिल ऑफ सेल, फेक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, पुराने रजिस्ट्रेशन पेपर्स और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए कैश। बिल्कुल एक आम ईमानदार नागरिक की तरह वो काउंटर पर खड़ा होता था। क्लर्क डॉक्यूमेंट्स देखता, कंप्यूटर में वीआईएन नंबर डालता और सिस्टम में वो वीआईएन पूरी तरह सही दिखता था, क्योंकि असल में वो एक खराब गाड़ी का असली नंबर था। क्लर्क के लिए सब कुछ ठीक था। फाइल अप्रूव हो जाती थी। कुछ ही दिनों में लीगल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता था। अब वो चोरी की गाड़ी कागजों में पूरी तरह लीगल बन चुकी थी। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद बिल ने गाड़ी बेचने की तैयारी शुरू की। गाड़ी को धोया गया, पॉलिश की गई, इंटीरियर साफ किया गया। देखने में वो बिल्कुल शोरूम से निकली नई गाड़ी जैसी लग रही थी। फिर बिल ने ऑनलाइन ऐड डाला, BMW 7 सीरीज, एक्सीलेंट कंडीशन, $70,000। ओरिजिनल कीमत थी $80,000, लेकिन बिल ने 10,000 कम रखे। ज्यादा सस्ती रखता तो लोगों को शक होता, लेकिन 10,000 की छूट लोगों को सही लगती है। और सच में खरीदार आने लगे। एक बिजनेसमैन आया जो लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था। उसने गाड़ी देखी, टेस्ट ड्राइव ली और तुरंत इंप्रेस हो गया। बोला, कंडीशन एकदम परफेक्ट है। फिर उसने रजिस्ट्रेशन और पेपर्स देखे, सब कुछ लीगल था। वीआईएन नंबर डेटाबेस में चेक किया गया और वो पूरी तरह क्लीन निकला। खरीदार खुश हो गया। उसने $70,000 दिए और गाड़ी लेकर चला गया, बिना ये जाने कि वो एक चोरी की गाड़ी खरीद रहा है। बिल ने वहीं से अपनी कमाई गिनी। क्लॉड को चोरी के लिए दिए $5,000, स्क्रैपयार्ड की गाड़ी के 1,500, वीआईएन प्लेट्स और स्टिकर्स के 2,000, डॉक्यूमेंट्स के 500, रजिस्ट्रेशन फीस और बाकी खर्च मिलाकर करीब $10,000। बिक्री हुई 70,000 की। शुद्ध मुनाफा $60,000 सिर्फ एक गाड़ी से।
बिल के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि यह सिस्टम परफेक्ट काम करता है। उसने क्लॉड को बुलाया और कहा, अब हर हफ्ते 3-4 गाड़ियां चाहिए। क्लॉड बोला, हो जाएगा, लेकिन मुझे और लोगों की जरूरत पड़ेगी। बिल ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को ट्रेन करो, पैसा मैं दूंगा। और यहीं से उनका धंधा और फैलने लगा। लेकिन अब एक नई परेशानी सामने आई। बिल की प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी। उसे चाहिए थे क्लीन वीआईएन नंबर, वो भी बहुत सारे और लगातार। स्क्रैपयार्ड वाला तरीका काम तो कर रहा था, लेकिन उसकी एक लिमिट थी। हर बार सही मॉडल की पूरी तरह खराब गाड़ी मिलना आसान नहीं था। कभी मॉडल नहीं मिलता था, कभी नंबर पहले से ही ब्लैकलिस्ट में निकल आता था। इसी वजह से बिल को लगा कि उसे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी बिल के दिमाग में एक अलग ही सोच आई। क्यों ना ऐसे वीआईएन नंबर लिए जाएं जो पहले से ही लीगल हों, लेकिन जिनसे कभी कोई दिक्कत ही ना आए। और यहीं से बिल को आया उसका मास्टर स्ट्रोक आइडिया। बिल का एक दोस्त कैलिफोर्निया में रहता था, जो एक बड़ी कार डीलरशिप में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था। बिल ने उसे फोन किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने कहा, देख, मुझे कुछ खास मॉडल्स के वीआईएन नंबर चाहिए। क्या तू अपनी डीलरशिप की इन्वेंट्री से मुझे वो नंबर दे सकता है? दोस्त थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, वीआईएन नंबर? तुझे उनकी जरूरत क्यों है? बिल ने बहुत शांति से जवाब दिया, तू फिक्र मत कर, बस इतना बता, जो गाड़ियां तुम्हारी डीलरशिप में खड़ी हैं, क्या वो कभी ओंटारियो आएंगी? दोस्त ने कहा, नहीं, कैलिफोर्निया की गाड़ियां यहीं बिकती हैं, बाहर नहीं जाती। बस यही सुनना था। बिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, परफेक्ट, फिर तू मुझे वो वीआईएन नंबर दे दे और बदले में मैं तुझे हर एक वीआईएन के $500 दूंगा। दोस्त की आंखें चमक उठी। उसने कहा, सिर्फ नंबर देने के $500? उसने बोला, डन। अब इसका लॉजिक समझिए। मान लीजिए कैलिफोर्निया की किसी डीलरशिप में एक BMW खड़ी है। उसका वीआईएन नंबर सिस्टम में पूरी तरह लीगल है। अब बिल उसी वीआईएन नंबर को उठाएगा और उसे ओंटारियो, कनाडा में किसी चोरी की गाड़ी पर लगा देगा। अब टेक्निकली क्या हुआ, एक ही वीआईएन नंबर पर 2 गाड़ियां हो गई। एक असली गाड़ी जो कैलिफोर्निया में है, दूसरी चोरी की गाड़ी जो ओंटारियो में है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती जब दोनों गाड़ियां एक ही जगह होती। यहां ऐसा नहीं था। कैलिफोर्निया की गाड़ी कभी ओंटारियो नहीं आएगी और ओंटारियो वाली कभी कैलिफोर्निया नहीं जाएगी। ऊपर से पुलिस के डेटाबेस भी रीजनल होते हैं। एक स्टेट का डेटा सीधे दूसरे स्टेट से मिलाना इतना आसान नहीं होता। मतलब पकड़े जाने का चांस लगभग 0। इस तरह बिल को मिल गई क्लीन वीआईएन नंबरों की अनलिमिटेड सप्लाई। कैलिफोर्निया के बाद बिल ने अपना नेटवर्क और फैलाया। उसने न्यूयॉर्क की डीलरशिप्स में काम करने वाले लोगों से संपर्क किया, टेक्सास में पार्किंग लॉट्स के वॉचमैन से बात की, फ्लोरिडा में कार रेंटल एजेंसियों के एम्प्लॉयज को जोड़ा। हर जगह बिल ऐसे लोग ढूंढता था जो थोड़े से पैसे में वीआईएन नंबर देने को तैयार हों। हैरानी की बात यह थी कि ऐसे लोग बहुत आसानी से मिल गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ एक नंबर देने से क्या होगा, कोई गाड़ी तो चोरी नहीं हो रही। बिल हर इंसान को देता था $300 से $500 प्रति वीआईएन, और एक वीआईएन से बिल कमाता था $50,000 से $60,000। एकदम परफेक्ट बिजनेस मॉडल। अब बिल के पास सब कुछ था, अनलिमिटेड वीआईएन नंबरों का सोर्स, चोरी की गाड़ियों को बदलने का परफेक्ट प्रोसेस और उन्हें लीगल तरीके से रजिस्टर कराने का सिस्टम। अब बस उसे और ज्यादा गाड़ियां चाहिए थीं। क्लॉड अकेला इतनी डिमांड संभाल नहीं सकता था। बिल ने उससे कहा, तुम्हें और लोग चाहिए होंगे, उन्हें ट्रेन करो। इसके बाद क्लॉड ने शुरू कर दी एक तरह की कार चोरी एकेडमी। वो ऐसे जवान लड़कों को ढूंढता था जिन्हें पैसे चाहिए थे, जो थोड़ा रिस्क लेने को तैयार थे। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। सबसे पहले लॉक कैसे खोले जाते हैं, बिना नुकसान किए गाड़ी में कैसे घुसते हैं, अलार्म कैसे बंद किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाई जाती थी, इमोबिलाइजर कैसे डिसेबल करें, कंप्यूटर कैसे रिप्रोग्राम करें, डायग्नोस्टिक टूल्स कैसे इस्तेमाल करें। उसके बाद सिखाया जाता था कि पुलिस से कैसे बचना है, रास्ते कैसे प्लान करने हैं और शक वाली हरकतों से कैसे दूर रहना है। कुछ ही महीनों में बिल की पूरी टीम तैयार हो गई। क्लॉड सुपरवाइजर था और बिल की पत्नी कुलजीत अकाउंट संभालती थी। पूरा सिस्टम एक मशीन की तरह चल रहा था। हफ्ते में 6-7 गाड़ियां चोरी होती थीं। हर गाड़ी से करीब $50,000 का फायदा, मतलब हर हफ्ते $3 लाख से ज्यादा, महीने में 12 लाख और साल में करोड़ों। बिल करोड़पति बन चुका था। इसके बाद बिल की नजर पड़ी टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर।
उसने सोचा, लोग ट्रैवल पर जाते हैं, अपनी महंगी गाड़ियां हफ्तों के लिए पार्क करके चले जाते हैं। गाड़ी वहीं खड़ी रहती है और मालिक देश से बाहर। किसी को पता भी नहीं चलता कि गाड़ी गायब है। एक वीकेंड में टीम ने 3 रातों में 15 लग्जरी गाड़ियां उड़ा ली। पुलिस को तब पता चला जब मालिक वापस लौटे। तब तक गाड़ियां वर्कशॉप पहुंच चुकी थीं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। पुलिस के लिए ये एक बड़ी सिरदर्दी बन गई थी। गाड़ियां चोरी हो रही थीं, लेकिन मिल नहीं रही थीं, क्योंकि वो गायब नहीं थीं, वो सड़कों पर चल रही थीं, बिल्कुल लीगल गाड़ियों की तरह। इतना पैसा आने लगा तो बिल और कुलजीत ने ऐश करना शुरू किया। बड़ा घर, महंगी चीजें, लेकिन बिल दिखावे से बचता था। बाहर से वो आज भी एक नॉर्मल मैकेनिक ही लगता था, जबकि अंदर से वो एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर चला रहा था। और बिल को यही लगता था कि अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता। 1999 की गर्मियों में बिल से एक छोटी सी लेकिन भारी गलती हो गई। उसने अपने पास एक चोरी की गाड़ी रख ली, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। नॉर्मली बिल ऐसा कभी नहीं करता था, वो हर चीज में बहुत सावधान रहता था। लेकिन उस दिन शायद जल्दी थी, शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसने सोचा कि बस एक रात के लिए वर्कशॉप में खड़ी रहेगी, कल सब निपटा लेंगे। उसी रात अचानक पुलिस ने बिल की वर्कशॉप पर छापा मार दिया। किसी ने पुलिस को टिप दी थी, शायद कोई राइवल, शायद कोई जलनखोर। रात के करीब 2 बजे पुलिस की गाड़ियां आकर वर्कशॉप के बाहर रुकी। बाहर से आवाज आई, टोरंटो पुलिस, दरवाजा खोलो। अंदर बिल के आदमी थे। सब घबरा गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी। दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस अंदर घुसी। सामने एक BMW खड़ी थी, जिसका VIN नंबर डेटाबेस में साफ साफ चोरी का दिख रहा था। इस बार बिल के लोग रंगे हाथों पकड़े गए। बिल उस वक्त घर पर था, लेकिन सुबह होते होते पुलिस वहां भी पहुंच गई। सूरज निकलने से पहले पहले इतने सालों बाद पहली बार बिल पुलिस कस्टडी में था। बिल पर आरोप लगा कि उसने चोरी की गाड़ी अपने पास रखी। कोर्ट में उसका वकील दलील दे रहा था कि बिल को नहीं पता था कि गाड़ी चोरी की है, वो तो बस रिपेयर के लिए आई थी। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास सबूत थे और जज बहुत गंभीर मूड में था। जज ने कहा कि यह बिल की पहली गलती नहीं है। 80 के दशक में भी वो इंश्योरेंस फ्रॉड में शामिल रह चुका है और एक पैटर्न साफ दिख रहा है। फैसला सुनाया गया, 6 महीने की जेल। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। बिल की पत्नी कुलजीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन बिल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत शांत था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जेल जाने के बाद उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बिल जेल से फोन कॉल्स के जरिए सब कुछ कंट्रोल करता था। वो कुलजीत को बताता कि इस हफ्ते कितनी गाड़ियां चाहिए, किस एरिया को टारगेट करना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं या नहीं, और खरीदार से कितने में डील फाइनल करनी है। पुलिस को लगा था कि बिल को जेल में डालकर उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत में उसका एम्पायर बिना रुके चलता रहा। 6 महीने बाद जब बिल जेल से बाहर आया, पुलिस ने एक अजीब बात नोटिस की। उसकी गैर मौजूदगी में भी कार चोरी का पैटर्न वही था, वही प्रोफेशनल तरीका, वही गाड़ियां गायब होना। तभी एक डिटेक्टिव ने सुझाव दिया कि बाहर से पीछा करने से कुछ नहीं होगा। अगर बिल को पकड़ना है तो गैंग के अंदर घुसना पड़ेगा, अंडरकवर। यह प्लान बहुत रिस्की था, लेकिन शायद यही एक रास्ता था। अगले कुछ महीनों तक पुलिस ने बहुत सावधानी से प्लानिंग की। अंडरकवर ऑफिसर के लिए चुना गया डिटेक्टिव केली को। वो एक्सपीरियंस्ड था, तेज दिमाग वाला था और दिखने में बिल्कुल स्ट्रीट स्मार्ट क्रिमिनल जैसा लगता था। अब जरूरत थी एक इनसाइडर की। पुलिस ने बिल के छोटे मोटे लोगों की लिस्ट बनाई और मार्को नाम के एक कार चोर को टारगेट किया, जो हाल ही में बिल के लिए काम कर रहा था। मार्को को सड़क से उठाकर पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ में उसे बताया गया कि उसके खिलाफ सबूत हैं और अगर वो जेल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर उसे एक मौका दिया गया पुलिस की मदद करने का। डर के मारे मार्को मान गया और उसने बिल से अंडरकवर ऑफिसर को मिलवाने पर हामी भर दी। इसके बाद केली की ट्रेनिंग शुरू हुई। मिशन शुरू होने से पहले उसे एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस दिया गया, जो उसकी शर्ट के अंदर छुपाया गया। हर बातचीत रिकॉर्ड होनी थी। तारीख थी 25 जून 1999। मार्को और केली, जिसका अंडरकवर नाम अब जेक था, बिल की वर्कशॉप की तरफ निकले। वर्कशॉप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। केली ने खुद को कूल रखा और अंदर चला गया। पैसे का लेन देन देखने के लिए बिल बैठा था, साधारण दिखने वाला आदमी, लेकिन आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस था। बिल ने उससे सवाल किए, उसने किन गाड़ियों पर काम किया है, उसका तरीका क्या है।
केली ने ट्रेनिंग में याद की हुई सारी बातें कॉन्फिडेंस के साथ बताई। बिल इम्प्रेस्ड लग रहा था। कुलजीत ने भी हल्का सा सिर हिलाया, जैसे सब ठीक लग रहा हो। आखिरकार बिल ने फैसला किया और कहा कि वो उसे एक मौका देगा। अगले दिन उसे एक BMW चुरानी होगी। अगर काम सही हुआ तो वो टीम का हिस्सा बन जाएगा। केली ने हाथ मिलाया और उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब खेल सच में शुरू हो गया है। रात के ठीक 11 बजे केली तय जगह पर पहुंचा। मार्को पहले से वहां खड़ा था। उसने पार्किंग लॉट की तरफ इशारा किया और कहा कि वही टारगेट गाड़ी है, वो यहीं बैकअप के लिए रुकेगा। केली ने सिर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसकी शर्ट के अंदर वायर लगा था जो हर आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी दूरी पर पुलिस की वैन खड़ी थी, सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा था। केली ने गाड़ी के पास जाकर टूल्स निकाले जो असल में काम के नहीं थे, बस दिखावे के लिए थे। उसने एक्टिंग की जैसे लॉक पिक कर रहा हो। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सादे कपड़ों में एक पुलिस ऑफिसर बाहर आया, चुपचाप चाबियां दी और चला गया। केली ने गाड़ी स्टार्ट की और मार्को की तरफ ड्राइव कर दी। मार्को पूरी तरह इंप्रेस्ड था। उसने कहा कि 5 मिनट में काम कर दिया और इसे ही प्रोफेशनल कहते हैं। केली मुस्कुराया और बोला कि उसने पहले ही कहा था, काम आता है। दोनों सीधे गाड़ी लेकर बिल की वर्कशॉप पहुंचे। बिल बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। गाड़ी देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तारीफ की और कहा कि कंडीशन परफेक्ट है। केली ने धन्यवाद कहा। बिल ने कुलजीत को बुलाया और बताया कि नया बंदा पहली ही बार में शानदार डिलीवरी लेकर आया है। कुलजीत ने गाड़ी को ध्यान से देखा, अंदर बाहर सब चेक किया और वो खुश हो गई। बिल ने साफ कहा कि ऑब्जेक्ट टीम का हिस्सा है और आगे की असाइनमेंट्स मार्को बताएगा। केली के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वो अंदर आ चुका था। मिशन सही रास्ते पर था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे कितना खतरा छुपा हुआ है। अगले कुछ हफ्तों में केली पूरी तरह गैंग में घुल मिल गया। उसने देखा कि पूरा ऑपरेशन कैसे चलता है। केली हर चीज नोटिस कर रहा था। कैसे VIN प्लेट्स लगाई जाती हैं, कैसे कंप्यूटर रिप्रोग्राम होते हैं, VIN नंबर कहां से आते हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। हर डिटेल उसके वायर में रिकॉर्ड हो रही थी। एक दिन बिल ने केली और मार्को को एक खास मिशन पर भेजा। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके निकल रहे थे, सामने एक और गैंग मेंबर आ गया। उसका नाम रिक्की था। वही बंदा जिसे पुलिस पहले अंडरकवर बनने के लिए अप्रोच कर चुकी थी और जिसने मना कर दिया था। रिक्की ने केली को देखा और उसकी आंखों में शक साफ दिखा। उसने मार्को से पूछा कि ये नया कौन है। मार्को ने बताया कि जैक है और नया ज्वाइन किया है। रिक्की ने केली को घूरते हुए कहा कि उसका चेहरा उसे कहीं जाना पहचाना लग रहा है। केली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कहीं पुलिस स्टेशन में तो नहीं देखा होगा। मार्को ने तुरंत बात बदल दी और कहा कि देर हो रही है, बिल इंतजार कर रहा होगा। रिक्की चुप हो गया, लेकिन शक उसकी आंखों में बना रहा। ड्राइव करते वक्त केली पूरी तरह पसीने में था। यह उसका पहला क्लोज कॉल था और अब उसे साफ समझ आ गया था कि यह मिशन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कुछ दिनों बाद बिल ने केली को अकेले में बुलाया। कुलजीत भी वहां मौजूद थी। दोनों उसे ध्यान से देख रहे थे। बिल ने कहा कि वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को उस पर शक है। केली की सांस अटक गई। बिल ने बताया कि रिक्की कह रहा है कि उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। केली ने तुरंत दिमाग चलाया और कहा कि वो पहले भी टोरंटो में छोटी मोटी चोरियां करता था, इसलिए कहीं देखा हो सकता है। बिल ने बात टाल दी, लेकिन कमरे में खामोशी छा गई। तभी कुलजीत ने सीधे पूछ लिया कि कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं है। केली हंस पड़ा और मजाक में टाल दिया। अगली शाम वर्कशॉप में रिक्की अकेला मिला। उसने केली को रोका और कहा कि उसे उस पर भरोसा नहीं है और वो पुलिस वाला है। अब केली के पास 2 ही रास्ते थे, या तो डर जाए या फिर आक्रामक हो जाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। केली ने गुस्से में कहा कि इल्जाम लगाने से पहले सोच ले, और अगर बिल को पता चला तो रिक्की की खुद की हालत खराब हो जाएगी। उसने ये भी कहा कि अगर वो सच में पुलिस होता तो अब तक रिक्की अरेस्ट हो चुका होता। यह बात रिक्की को चुप करा गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर डेविस और टीम सब सुन रहे थे। इंस्पेक्टर को लगा कि केली खतरे में है और उसे निकाल लेना चाहिए, लेकिन टीम का मानना था कि अब वो बहुत करीब है और थोड़े और सबूत चाहिए। कुछ हफ्तों तक केली सबूत इकट्ठा करता रहा, रिकॉर्डिंग्स, नाम, लोकेशंस, हर चीज। आखिर पुलिस ने तय कर लिया कि अब फंदा डालने का वक्त आ गया है। प्लान ये था कि बिल को रंगे हाथों पकड़ा जाए। केली को कहा गया कि एक ऐसी मीटिंग अरेंज करे जहां बिल खुद आए।
केली ने बिल को मैसेज किया कि उसके पास 2 बायर हैं और $1,50,000 कैश रेडी है। बिल खुद डील क्लोज करने के लिए तैयार हो गया। तय जगह पर केली खड़ा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और अंदर आया बिल डालिबोर। उसके पास एक बड़ा बैग था और कुलजीत भी थी। बिल ने पूछा कि बायर्स कहाँ हैं? केली ने कहा कि बस 5 मिनट में आ रहे हैं। बिल ने बैग खोला। अंदर VIN प्लेट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबियां, डेटा से भरी ड्राइव और मोटा कैश था। उसी पल दरवाजे खुल गए और पुलिस अंदर घुस गई। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। बिल ने गुस्से से केली की तरफ देखा और कहा कि उसने धोखा दिया। केली चुप रहा। बिल को पुलिस वैन में ले जाया गया। बिल और कुलजीत को अरेस्ट करने के बाद पुलिस उन्हें सीधे पुलिस स्टेशन लेकर गई, लेकिन यहीं पर पुलिस ने खेला एक और मास्टर स्ट्रोक। इंस्पेक्टर डेविस को अच्छी तरह पता था कि बिल के पास सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, उसके पास नाम है, कनेक्शंस हैं, सप्लायर्स हैं, बायर्स हैं और पूरा का पूरा नेटवर्क उसकी जानकारी में है। सवाल बस ये था कि इतनी सारी जानकारी उसके मुंह से बाहर कैसे निकलवाई जाए, और यहीं पर पुलिस को आया एक बहुत अच्छा आइडिया। पुलिस ने केली को भी अरेस्ट कर लिया, पूरी एक्टिंग के साथ। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पुलिस ने केली को बिल की बगल वाली सेल में डाल दिया और बिल को पूरा यकीन कि जेक भी उसी के साथ फंस चुका है। रात के अंधेरे में बिल ने बात शुरू की। उसने कहा, जैक टेंशन मत ले, वकील आएंगे, बेल हो जाएगी। केली ने उदास आवाज में कहा कि वो पहली बार जेल आया है और उसे डर लग रहा है। तभी बिल ने वो गलती कर दी जिसका पुलिस इंतजार कर रही थी। बिल ने कहा, एक बात याद रख, पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलना। केली ने पूछा, और अगर वो सवाल पूछे? बिल बोला, तो बोल देना कि तुझे कुछ नहीं पता, तू बस गाड़ी डिलीवरी करता था किसी आदमी के लिए जिसे तू जानता तक नहीं। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थीं क्योंकि केली की सेल में छुपा हुआ था एक रिकॉर्डिंग डिवाइस। कोर्ट रूम में जज बैठे थे, प्रोसिक्यूशन तैयार था, बिल और कुलजीत सामने खड़े थे और तभी प्रोसिक्यूटर ने कहा, योर ऑनर, हम अपना अगला विटनेस बुलाना चाहते हैं, डिटेक्टिव केली। बिल का चेहरा वहीं का वहीं जम गया। केली कोर्ट रूम में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार अपराधी की तरह नहीं, पुलिस यूनिफॉर्म में। जज के सामने खड़े होकर उसने साफ शब्दों में कहा कि वो पिछले कई महीनों से अंडरकवर था और बिल डालिबोर के पूरे गैंग में घुस चुका था। कोर्ट में वो रिकॉर्डिंग चलाई गई जिसमें बिल खुद केली को झूठ बोलने और सबूत छुपाने की ट्रेनिंग दे रहा था। स्पीकर से बिल की अपनी आवाज गूंजी और उसी पल सबको समझ आ गया कि गेम खत्म हो चुका है। सबूत इतने मजबूत थे कि बचाव पक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। बिल डालिबोर को 10 साल की सजा मिली, कुलजीत को 3 साल और उसके कुछ साथियों को अलग अलग सजाएं। कोर्ट ने बताया कि 15 सालों में इस गैंग ने 2000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चुराई, जिनकी कीमत $90 मिलियन से भी ज्यादा थी। मीडिया में हेडलाइंस छा गईं और टोरंटो पुलिस के लिए यह उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से निकलने के बाद बिल ने नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की, एक छोटी सी रिपेयर शॉप खोली और सबको लगा कि अब वो सुधर गया है। मगर जनवरी 2022 में 66 साल की उम्र में बिल फिर से पकड़ा गया। वही तरीका, वही VIN स्वैपिंग, वही नेटवर्क। इस बार उसे सिर्फ 6 महीने की सजा मिली, लेकिन एक बात साफ हो गई, ये आदमी कभी पूरी तरह रुका ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी बिल डालिबोर की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज मैं आगे भी लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए सतर्क रहो, सेफ रहो और अपनी गाड़ी की सिक्योरिटी जरूर चेक करते रहना, क्योंकि कौन जानता है अगला बिल डालिबोर कहां छुपा बैठा हो। धन्यवाद।